हेलो बच्चों। तो डीपीपी 4 के सॉल्यूशन सब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सॉल्व डीपीपी नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने बोल रखा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज प्रोपोर्शनल टू। तुम्हें चार ऑप्शंस दे रखे हैं। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, वेलोसिटी इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। तो हमें पता है कि जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी का मतलब यहाँ पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होती है ना। मैं यहाँ पे अज्यूम करके चल रहा हूँ, वैसे तो प्लस यू नॉट भी होता है बट मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यू नॉट की वैल्यू मैंने जीरो ले ली। तो ज्यादातर केसेस में यू नॉट या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन जीरो ही मानी जाती है। तो उस केस में हम लोग एनर्जी को हाफ के स्क्वायर मानेंगे। और के को हम लोग क्या लिख सकते हैं? के को हम लोग लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब तुम्हें यहाँ से साफ साफ पता लग ही रहा है, यहाँ से तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि बेसिकली जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन। वैसे तो यार फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन भी सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 भी मेरे हिसाब से आना चाहिए आंसर, बट अगर हम सिंगल करेक्ट यहाँ पे पूछा आ रहा है तो हम लोग ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हमारे पास एनर्जी जो है वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शन हो जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि अ पार्टिकल इज वाइब्रेटिंग इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एन एम्पलीट्यूड ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड तुम्हें दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन इज इट्स एनर्जी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। भाई, इक्विलिब्रियम पोजीशन से कितनी दूरी पे आधी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और आधी काइनेटिक है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि तुमसे वो वाला पॉइंट पूछा जा रहा है जहां पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को अगर हम बराबर करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो आता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर तुम के बाय टू से के बाय टू कैंसिल आउट कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से टू एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगी, जहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए स्क्वायर बाय टू हो जाएगी। और अगर तुम इसका अंडर रूट ले लोगे तो तुम्हें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी प्लस माइनस ए बाय रूट टू। तो दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे तुम्हें बेसिकली जो एनर्जी है वो आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक मिलने वाली है। एक प्लस ए बाय रूट टू पे और एक माइनस ए बाय रूट टू पे। अब ऑप्शंस में माइनस वाला जो पार्ट है वो दे नहीं रखा, तो हम लोग प्लस वाले पार्ट में ले लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा a बाय रूट टू, और a बाय रूट टू अगर हम करेंगे तो 4 बाय रूट टू आ जाएगा अपना आंसर। इसको रेशनलाइज कर लेते हैं तो आ जाएगा 4 रूट टू बाई टू, दैट इज 2 रूट टू सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर अगर हम लिखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज ई। अगेन टोटल एनर्जी आपको ई दे रखी है, ये मैकेनिकल एनर्जी है, ठीक है। देन द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। अच्छा, अब मैं अभी भी अज्यूम करके चल रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी में जीरो मान रहा हूँ मेन पोजीशन पे। तो टोटल एनर्जी जो है वो हाफ के ए स्क्वायर के बराबर होगी। और उन्होंने काइनेटिक एनर्जी पूछी है जब डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है एक्स के साथ, वो हमें पता है कि ये होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं इसमें हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह अगर मैं ए बाय टू पुट करूंगा, क्योंकि मुझे हाफ द एम्पलीट्यूड पे पता करनी है काइनेटिक एनर्जी, तो ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा ये। तो ये आ जाएगा हाफ के इंटू थ्री ए स्क्वायर बाय फोर। अब हमें पता है कि जो हाफ के इंटू ए स्क्वायर है वो तो ई के बराबर है। तो मैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी को लिख सकता हूँ कि अगर मैं हाफ के ए स्क्वायर को ई के इक्वल पुट करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी थ्री बाय फोर टाइम्स ऑफ ई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 2.5 जूल। पोटेंशियल एनर्जी अपने को दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है अपने को 2.5 जूल। When its displacement is half of the amplitude, the total energy of the particle will be. Again, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये कहाँ पे है पोटेंशियल एनर्जी 2.5? ये हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे बेसिकली ये वैल्यू है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2.5 इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ के
एक्स की जगह हो जाएगा ए बाय टू, तो ए बाय टू करेंगे तो ए स्क्वायर बाय फोर हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो हाफ के ए स्क्वायर होता है ये तो होती है टोटल मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां से मैं बोल सकता हूँ कि 2.5 इज बेसिकली इक्वल टू ई बाय फोर। तो यहां से मेरे पास एनर्जी आ जाएगी 2.45 मल्टीप्लाइड बाय फोर, दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 10 जूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज आंसर नंबर 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 1 केजी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। मास दे दिया आपको बॉडी का 1 केजी के इक्वल है, और उसकी डिस्प्लेसमेंट आपको दे दी गई है ना, डिस्प्लेसमेंट आपको सेंटीमीटर में दी गई है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको सेंटीमीटर में दी है, और कितनी दी है, ये दी है 6 sin 100t प्लस पाई बाय फोर। 6 sin 100t प्लस पाई बाय फोर। अब बोला जा रहा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर याद हो तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर, और के को हमें पता है कि एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मास की वैल्यू अपने को 1 केजी दे रखी है। ओमेगा जो होता है वो टी का कोफिशिएंट है, तो अगर मैं यहाँ से तुमसे पूछूं कि ओमेगा कितना है, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी 100 रेडियन पर सेकेंड। मास दे ही रखा है 1 केजी। और एम्पलीट्यूड अगर तुम देखोगे तो ये जो 6 है ये इसका एम्पलीट्यूड है, बट यहाँ पे ना ध्यान रखना यूनिट्स का। यहाँ पे ये जो 6 है ये सेंटीमीटर में है। मतलब अगर मैं तुमसे पूछूं कि एम्पलीट्यूड कितना है इसका, तो वो 6 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी तुम्हें सेंटीमीटर में दे रखी है। तो मैं अगर यहाँ पे वैल्यूज को पुट करूंगा, मेरे पास आ जाएगा हाफ, एम की जगह 1 आ जाएगा, ओमेगा जो है वो 10 की पावर 2 था, स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। एम्पलीट्यूड 6 × 10 की पावर -2 है, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 36 इंटू 10 की पावर -4। तो ध्यान से देखो तो 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर 4 कट जाएगा, और 36/2 अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18 जूल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर एट द मीन पोजीशन। पूछा रहा है मीन पोजीशन पे इनमें से इन चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। तो हमें पता है कि जो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ये बात तो अपने को पता है, हम लोगों ने थ्योरी में सीखी भी थी। एट मीन पोजीशन काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, और मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम हो जाती है, क्योंकि टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व है। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का जो सम होगा वो हर जगह पे कंजर्व रहेगा। तो अगर कहीं पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा, ताकि सम जो है वो कांस्टेंट रहे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद अ फ्रीक्वेंसी एफ। तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन दे रखी है एफ के बराबर। द फ्रीक्वेंसी विद विच इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट्स, ये भी कंसेप्ट मैं आपको क्लास में बता चुका हूँ। काइनेटिक एनर्जी अगर आपको याद हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। जनरल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, सॉरी ये नहीं होता, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब हमें पता है कि एसएचएम में जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है उसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। और ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर जो है वो के बराबर है, तो ये आ जाएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर का टर्म आ रहा है। अब याद करो कॉस स्क्वायर को अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि कॉस 2 थीटा जो होता है वो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 के बराबर होता है। यहां से अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसी कंटेक्स्ट में अगर तुम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2। तो अगर
नॉर्मल एसएचएम की फ्रीक्वेंसी एफ है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी की जो ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो 2 ओमेगा हो जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो ऑसिलेट कर रही है वो डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे तो वो 2f हो जाएगी। बेसिकली ओमेगा डबल हुआ तो ऑब्वियस बात है एफ भी डबल होगा। इसी वजह से ये बोल रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी डबल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा दैट विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट। अब लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का मतलब अभी फिलहाल इतना समझ लो कि एक ऐसा सिस्टम है जो स्ट्रेट लाइन पे लीनियरली एसएचएम कर रहा है। उसके फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दे दी गई है अपने को। तो फोर्स कांस्टेंट जो है वो के बराबर होता है और उसकी वैल्यू अपने को दे दी गई है 2 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर। और उसका जो एम्पलीट्यूड है वो दे दिया गया अपने को 0.01 मीटर। एक और बात उन्होंने दे रखी है, उन्होंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी भी दे रखी है आपको 160 जूल। अच्छा, ये बात तो गारंटी है कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। ये बात अपने को पता है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू भी 160 जूल ही है। तो यहां से अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 तो तुम्हारा करेक्ट हो ही जाएगा। बट हम बाकी ऑप्शंस भी निकाल लेते हैं। अच्छा, अगर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वहां पे 100 जूल बता रखी है, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम की बात करेंगे तो वो हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यहां से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हाफ के की वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाय एम्पलीट्यूड 0.01 है, मतलब 10⁻⁻² है। तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁻² का स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से तुम्हारे पास आ जाएगा 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁴ एंड दैट इज 100 जूल्स। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करेंगे इट विल कम आउट टू बी 100 जूल्स। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही है और ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। तो द करेक्ट आंसर विल बी फोर्थ, जिसमें बोथ 2 एंड 3 दे रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, ठीक ठाक क्वेश्चन था। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि फॉर अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है x इज इक्वल टू a cos omega t. Identify the graph which represents the variation of potential energy as a function of time and displacement. तो देखो यार, पहले डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में लिख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। अब अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स को प्लॉट करते हो तो तुम्हें साफ साफ ये पता लग रहा है कि ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक पैराबोला को, अपवर्ड पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला, जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, उसका जो ग्राफ है वो ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है ना? तुम अपने उसमें डीबीबी में चेक करना, जो थर्ड वाला ग्राफ है वो तो सही है। अब पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम भी देख लेते हैं। तो अपने को पता है कि पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर है। इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? हाफ के एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ ए कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी के ग्राफ पे डिपेंड कर रही है। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा? देखो भाई, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ जो होता है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ जो होता है, उसमें कुछ जगह पे पॉजिटिव होती है वैल्यू, कुछ जगह पे नेगेटिव होती है। बट कॉस स्क्वायर कर दोगे तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव हो जाएंगी। तो कॉस स्क्वायर वाले अगर हम ग्राफ की बात करेंगे ना, तो वो इस तरीके का आएगा। मतलब जो नेगेटिव लूप्स आ रहे थे ना, जो नीचे आ रहे थे लूप्स, वो भी ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो ये आपका ग्राफ बनेगा, इस तरीके का तुम्हारा ग्राफ बनेगा। तो अगर तुम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हो तो ये ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी वैलिड है। इसलिए वैलिड है क्योंकि हाफ के स्क्वायर जो है वो तो कांस्टेंट टर्म है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। यही ग्राफ आपका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम का भी होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 1, है ना?
जो पहला वाला ग्राफ है और जो तीसरा वाला ग्राफ है वो बिल्कुल सही है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। A force of 6.4 न्यूटन stretches a spring by 0.1 मीटर। तो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि एक फोर्स लग रही है स्प्रिंग की, जो कि है 6.4 मीटर, और वो स्प्रिंग को 0.1 मीटर से एलोंगेट कर रही है या स्ट्रेच कर रही है। तो यहाँ से ना हम लोग के निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स जो होती है वो के एक्स के बराबर होती है। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी 6.4 डिवाइडेड बाय 0.1, दैट इज 64 न्यूटन पर मीटर। पूछा रहा है द मास दैट मस्ट बी सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग सो दैट इट ऑसिलेट्स विद द टाइम पीरियड ऑफ पाई बाय 4 सेकंड्स। ठीक है, हमें पता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाई के होता है। इस बार आपको एम की वैल्यू दे दी गई है और के की वैल्यू आपसे निकलवा ली गई है, और आपसे सॉरी, एम की वैल्यू आपको निकालनी है ना, एम की वैल्यू आपको निकालनी है, के की वैल्यू आपसे निकलवा ली गई और आपको टाइम पीरियड दे रखा है। तो बस अब कुछ नहीं करना है, टाइम पीरियड को पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड था पाई बाय 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के की वैल्यू कितनी है 64। सॉल्व कर लो जरा, पाई से पाई कट जाएगा, 1/4 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू रूट एम डिवाइडेड बाय 64। अंडर रूट से बाहर आएगा तो 8 की फॉर्म में आ जाएगा। तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, तुम्हारे पास ये कट गया 2 से, और ये भी कट गया, तो रूट एम की वैल्यू 1 के बराबर आ रही है। इसका मतलब मास की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 केजी के बराबर आ जाएगी। 1 केजी इज द मास। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन नंबर 2 है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो डीपीपी 4 के थे वो आपको समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग डीपीपी 5 देन डीपीपी 6 ऐसे करके हम सारे डीपीपी अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।